of संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल। लास्ट टाइम बेटा मैंने आपको डिस्कस किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। हम उसी वीडियो को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाएंगे और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है हम उसको एक बार डिस्कस करेंगे। तो संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल क्लास 12 का टॉपिक है, कॉमर्स हमारी स्ट्रीम है, उसमें बिजनेस स्टडीज जो है सब्जेक्ट है और उसी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक है। लास्ट टाइम जो हम सीख चुके हैं एक बार मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ ताकि आपको उस वीडियो की मदद से हेल्प मिले कि आपने क्या क्या उस वीडियो में सीखा था। अगर किसी ने नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। उसमें हमने सीखा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंस का मैनेजमेंट करना प्रॉपर वे में। हमने सीखा था रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में। हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट जो है वे सीखे थे। हमने फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में सीखे थे। 3 तरह के फाइनेंशियल डिसीजन हमारे पास है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। क्लियर स्टूडेंट्स? उसमें हमने ये सीखा था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म उनको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में जो है हम सीख चुके थे। फाइनेंशियल डिसीजन हमने सीखा था और काफी क्लोजली हमने जो है उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में सीखा। अभी हम वीडियो में आगे पढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजन के बारे में, जो लास्ट डिसीजन है फाइनेंशियल का। फाइनेंशियल का मेनली डिसीजन एक तो हमारे पास होता है इन्वेस्टिंग, दूसरा होता है फाइनेंसिंग और थर्ड है हमारे पास डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए जो डिविडेंड डिसीजन है उससे पहले आपको समझना होगा प्रॉफिट के बारे में कि क्या होता है एक्चुअल में, प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट जो कंपनी ने अपनी टोटल जो है जितनी भी इनकम हुई उसमें से जितने हमारी कंपनी के खर्चे थे वो सब पेड करने के बाद जो नेट अमाउंट बैलेंस हमारे पास बचा वो हमारे लिए क्या एक प्रॉफिट है। जैसे कि मान लीजिए आपने पूरे साल में 10 लाख रुपए रिवेन्यू के तौर पे कमाए, उसमें से आपने 7 लाख रुपए 7 लाख रुपीज जो है वो खर्च कर दिए, तो 3 लाख रुपीज का आपके पास क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब आपको पता है शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर होते हैं। तो 3 लाख रुपए के प्रॉफिट पे रियल ओनर, रियल हकदार कौन है, उस 3 लाख के प्रॉफिट का जो रियल हकदार है वो तो शेयर होल्डर है। तो शेयर होल्डर क्या मांगता है, डिविडेंड। अब शेयर होल्डर तो कहता है पूरा 3 लाख रुपया दो मुझे एज ए डिविडेंड के तौर पे। लेकिन अगर आप उसे 3 लाख रुपए पूरे डिविडेंड के तौर पे दे देंगे तो आपके पास क्या बचेगा। आपको नेक्स्ट टाइम जब कंपनी रन करनी होगी नेक्स्ट ईयर में तो आपके पास तो कोई भी फाइनेंस का सोर्स ही नहीं होगा, आपके पास तो रुपया बचेगा। तो उस केस में कंपनी को कुछ रुपया बचा के अपने पास रिटेन्ड अर्निंग के रूप में रखना होता है। रिटेन्ड अर्निंग इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। रिटेन्ड अर्निंग प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड के रूप में बांटा नहीं गया है, उसे बोलते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट। तो फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो डिसीजन लेगा, वो क्या करेगा, भाई हमारे पास प्रॉफिट के तौर पे कितना रुपया था, हमारे पास प्रॉफिट के तौर पे जो है वो 3 लाख रुपए थे, जैसा हमने एग्जांपल लिया। तो 3 लाख में से उसे देखना होगा कि मुझे रिटेन्ड अर्निंग के रूप में कितना रखना है। मान लीजिए उसने रिटेन्ड अर्निंग के रूप में अपने पास 2 लाख रुपए जो है वो रख लिए और 1 लाख रुपया जो है उसने एज ए डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स को दे सकता। इस तरीके से जो है उसे डिसीजन लेना होगा कितना रुपया रिटेन्ड अर्निंग में रखना और कितना रुपया एज ए डिविडेंड। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए आगे। तो इसी तरीके से कुछ फैक्टर्स आपकी मदद करेंगे, जो फैक्टर्स आपको बताएंगे कि आपको जो है वो किस तरीके से डिविडेंड डिसीजन लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर है अर्निंग। अगर आपके पास अर्निंग बहुत है, आपकी कंपनी के पास अर्निंग बहुत आ रही है, तो इन दैट केस आप डिविडेंड जो है, अगर आपके पास अर्निंग ज्यादा है तो आप डिविडेंड को भी जो है ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे आपके पास जो अर्निंग है वो कम है तो आपको डिविडेंड भी कम देना होगा, क्योंकि आपके पास रुपया पहले से नहीं है और रुपये को एज ए डिविडेंड के तौर पे बात दोगे तो वो कहाँ का जो है अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन होगा। क्लियर है? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, एक होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी होता है कि कंटिन्यूअसली इतना रुपया तो आ ही जाता है। जैसे देखिए कुछ कंपनी होती है जिनको ये पता होता है कि हर साल मेरे पास कम से कम 50 करोड़ रुपया तो आ ही जाएगा, कितना भी रिसेशन का मतलब कितना भी मंदे का टाइम आ जाए तो भी इतना रुपया तो आएगा, मतलब स्टेबल हो अर्निंग। अगर आपकी स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग है इट्स मीन आप एक फिक्स लिमिट से, अगर आपकी स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग हाई है तो आप डिविडेंड भी जो है एक फिक्स रेट से दे सकते हैं हर साल।
क्योंकि आपको एक गारंटी होती है भाई इतना रुपया तो आ जाएगा। और वहीं पे आपकी जो स्टेबिलिटी है अर्निंग की वो लो है, तो आप डिविडेंड भी क्या करेंगे, कम से कम देना जो है पसंद करेंगे। क्लियर है? थर्ड पॉइंट पे आता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट पे आता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड क्या होता है कि डिविडेंड में कितनी स्टेबिलिटी है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने शेयर होल्डर को जो है हर साल जरूर डिविडेंड देती हैं। तो इन दैट केस जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, भाई हर साल डिविडेंड देती है, मतलब वो स्टेबल है अपने डिविडेंड देने में। अगर आप किसी साल, अब ये बताइए आप डिविडेंड ना दें तो आपकी वो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। टूटते ही इन्वेस्टर्स भी क्या हो जाएंगे, आपकी कंपनी से हटना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी बनी हुई है कि कंपनी डिविडेंड देती है। कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही, इन दैट केस कंपनी की अर्निंग खत्म हो गई है, तो लोगों का विश्वास आप पे से टूट जाएगा। अगर आपकी स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड देने की है तो आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा, भले वो आप कम दे या किसी टाइम पे ज्यादा दे। ठीक है? ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का मीन होता है कि आपको कोई अवसर मिल जाए ज्यादा रुपया कमाने का। आपको ये लगे कि भाई जैसे अभी जो फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर में आप बहुत अच्छा टाइम पीरियड आने वाला है और मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे मैं और अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपके पास रुपया तो होना चाहिए। बिना रुपये के आप कहां से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, कर ही नहीं सकते ना। तो इन दैट केस आपको रुपए को क्या करना होगा, स्टेबल करना होगा, अपने पास संभाल करके रखना होगा। इन दैट केस अगर आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आप डिविडेंड को क्या करेंगे, कम से कम देंगे। और अगर आपको ये लगता है भाई इस साल बहुत मंदे का टाइम जाने वाला, ज्यादा इस साल में कुछ नहीं है, तो इन दैट केस आप क्या करें, अपने डिविडेंड को तो अपने भरोसे में लेकर के अपने शेयर होल्डर को तो अपने भरोसे में लेकर, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, डिविडेंड को ज्यादा से ज्यादा दे देंगे अगर आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कम लगती है। बात करते हैं कैश फ्लो पोजीशन की। कैश फ्लो पोजीशन होता है कि आपके पास कितनी जल्दी जो है कैश का इनफ्लो हो रहा है। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, मतलब आपके पास जल्दी कैश लोड करके आ जाता है। जैसे देखिए मैं बात करूं MI जो कंपनी है या एप्पल कंपनी है, ये बहुत कैश रिच कंपनी है। मेनली जो है ये अपने प्रोडक्ट कैश में बेचते हैं, इनके पास कैश बहुत जल्दी आ जाता है। अगर आपके पास आपकी कंपनी कैश रिच कंपनी है, कैश इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो आप डिविडेंड को ज्यादा दे सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी आपके पास रिटेन प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, कैश इजीली आपके पास आ जाएगा। वहीं पे अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन जो है वो आपकी वीक है तो इन दैट केस डिविडेंड मत दीजिए, रुपए को संभाल के रिटेन अर्निंग के रूप में अपने पास रखिए, जरूरत पड़ेगी आपको। नेक्स्ट आता है शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस। अब देखिए आपके पास शेयर होल्डर दो तरीके के होते हैं। एक शेयर होल्डर ऐसा होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए जो है इन्वेस्ट करता है, जो शेयर होल्डर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, और एक शेयर होल्डर ऐसा होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है। दोनों में फर्क क्या होगा? जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर होल्डर इन्वेस्ट करता है, ये एक बार जब रुपये इन्वेस्ट कर देना तो वो ये कहता है कि भाई भलाई मुझे रुपया डिविडेंड के तौर पे मत दो, रुपए को बचा के अपने पास रखो, कल को तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो तुम्हारे पास कैश अवेलेबल होना चाहिए, इन्वेस्ट करो, मुझे तो मेरी वेल्थ इंक्रीज करके दे देना। याद होगा ना पिछले वाला एग्जांपल, 100 रुपए के शेयर की वैल्यू को 150 रुपए कर देना। समझते हैं? एक होता है शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म का जो इन्वेस्टर होता है उसे ये मतलब नहीं होता कि कंपनी के पास कैश अवेलेबल है या नहीं है, वो तो ये कहता है भाई तुम कैश रखो या ना रखो, मेरे को तो हर टाइम पे डिविडेंड दे दो। मैं तो क्या चाहता हूँ, डिविडेंड चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता तुम्हारी कंपनी बनाए अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करे, कुछ करे। मैं तो क्या है भाई डिविडेंड मिलता रहेगा और मैं तो क्या करूंगा, कुछ टाइम में आपके शेयर बेच करके दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूंगा। वो शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टर। तो शॉर्ट टर्म का जो इन्वेस्टर है वो हमेशा डिविडेंड जो है ज्यादा चाहेगा, और जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है वो डिविडेंड के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाएगा, उसे डिविडेंड से ज्यादा मतलब नहीं है। बात करते हैं हमारी टैक्सेशन पॉलिसीज के बारे में। ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसीज। टैक्सेशन पॉलिसी का मीन होता है कि क्या डिविडेंड देने से टैक्स में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी।
डिविडेंड। देखिए जो हमारी फॉरेन कंपनीज है उनके द्वारा दिए गए डिविडेंड पे कोई टैक्स में छूट नहीं देती है इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन जो डोमेस्टिक कंपनीज है जब वो शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है तो टैक्स में छूट जो है हमें मिल जाती है। ठीक है, तो इन दैट केस हमें जो है टैक्सेशन पॉलिसी का ध्यान रखना होगा जब हम इशू कर रहे हैं डिविडेंड। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन कैसा, स्टॉक मार्केट कैसा चल रहा है। अगर आपका जो स्टॉक मार्केट है वहां बूम की पोजीशन है, बहुत अच्छी पोजीशन, इसमें इन्वेस्टर ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उन्हें और ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए तो बूम पोजीशन के ऊपर आप लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड इशू कर देंगे। और वहीं पे मार्केट में मंदा चला हुआ है, रिसेशन का टाइम पीरियड आया हुआ है मार्केट के अंदर, तो उस टाइम पे आप ज्यादा डिविडेंड दे भी दोगे तो शेयर होल्डर ज्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं नहीं, तो इन दैट केस आप रुपए को बचा के अपने पास रखिए, डिविडेंड मत दीजिए। असेस टू कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट पे अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब कैपिटल मार्केट जहां शेयर बेचे खरीदे जाते हैं उसे कैपिटल मार्केट बोलते हैं। अगर उस कैपिटल मार्केट में आप अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, अपनी इमेज बनाना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करें, और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऑब्वियसली डिविडेंड हाई देना पड़ता है। समझते हैं इस चीज को, अगर आप मार्केट पे अपना कब्जा करना चाहते हैं तो डिविडेंड ज्यादा देना पड़ता है आपको। क्लियर है। लीगल कॉन्स्टेंट, लीगल कॉन्स्टेंट होता है कि सेबी के जो रूल्स रेगुलेशन है, जो गाइडलाइंस है, वो क्या बोलती है, उसके अकॉर्डिंग आप एक लिमिटेड सेंस में ही जो है डिविडेंड दे सकते हैं, हद से ज्यादा डिविडेंड आप इशू नहीं कर सकते हैं। जो रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं, मींस आपने जो शेयर इशू किया है उनसे मिलने वाले रुपए से आप कभी डिविडेंड इशू नहीं कर सकते। डिविडेंड इशू करने के लिए भी आपके पास में जो है प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, मतलब रिवेन्यू रिसिप्ट्स होनी चाहिए, उन्हीं से ही आप इशू कर सकते हैं, अदर से नहीं कर सकते। तो कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, उसी के बेस पे ही जो है आप दे सकते हैं डिविडेंड, अदरवाइज। और इन द एंड आता है आपके पास में कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट क्या होता है, आपके डिबेंचर होल्डर्स जो है वो कई बार ऐसी बाधा, ऐसी रिस्ट्रिक्शन आपकी कंपनी के सामने लगा सकते हैं, वो आपको बोल सकते हैं कि आप नहीं, बिल्कुल भी आप रुपए को एज ए डिविडेंड नहीं दे सकते, आपको पहले रुपया बचा के रखना है ताकि हमें सिक्योरिटी हो जाए कि हमें हमारा इंटरेस्ट मिल जाएगा। जब हमें ये सिक्योरिटी हो जाएगी कि हमें हमारा इंटरेस्ट मिल जाएगा, फिर आप जो है भलाई रुपए को एज ए डिविडेंड के तौर पे दे दीजिए, अदरवाइज इससे पहले आप रुपए को डिविडेंड के तौर पे नहीं दे सकते। तो ये कुछ आपके पास फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते थे डिविडेंड डिसीजन लेने के लिए। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। फाइनेंशियल प्लानिंग, ये लास्ट पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे पास कंसेप्ट का। फाइनेंशियल प्लानिंग, देखिए मैं एक बार पहले आपको मीनिंग बताता हूँ, एक है फाइनेंस और एक है प्लानिंग। प्लानिंग मींस थिंक बिफोर डूइंग, और फाइनेंस मतलब कि जो आपके कंपनी का एक लाइफ मतलब वो है, लाइन है, जो जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड काम करते हैं ऐसे ही फाइनेंस काम करता है। तो फाइनेंस के लिए प्लानिंग करना कि हमें फाइनेंस कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या हमारी पॉलिसीज होंगे, क्या हमारे ऑब्जेक्ट होंगे फाइनेंस से रिगार्डिंग, वो सब चीज जो है प्री डिटरमाइंड जो है पहले से सोच लेना, वो चीज क्या कहलाएगी, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग। डेफिनेशन के तौर पे इट रेफर टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशन, कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक फ्यूचर में हम किस तरह से अपने फाइनेंस को यूज करेंगे, उसका एक ब्लूप्रिंट अपने माइंड में सोच लेना ही क्या कहलाता है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, इंपॉर्टेंस आपके सामने फाइनेंशियल प्लानिंग की। ऑब्जेक्टिव क्या आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग के, इंश्योर टाइम अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज। एक तो ये इंश्योर करता है कि आपके पास फाइनेंस टाइमली अवेलेबल हो जाए, आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाने ना पड़े, आपकी कंपनी खुद में ही कैश रिच कंपनी हो जाए। इंश्योर प्रॉपर बैलेंस ऑफ सोर्सिंग, आपको एक प्रॉपर बैलेंस बना करके चलना है सोर्स का, कि आपको रुपया इक्विटी से लेना है कि डिबेंचर से लेना है या बैंक से लोन के रूप में लेना, मतलब कहां से लेना है जहां से आपको मैक्सिमम रिटर्न तो मिले ही और आपको कम से कम जो है कॉस्ट हो एक सोर्स से रुपया अरेंज करने की, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या फायदे हैं, एक तो अनसर्टेनिटी जो है वो आपकी दूर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन और फ्यूचर में रिस्क जुड़ा होता है, लेकिन अगर प्रॉपर वे में फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो उस अनसर्टेनिटी से आप अपने आप को बचा सकते हैं।
अवॉइड बिजनेस शॉक एंड सरप्राइजेस। अगर आप प्रॉपर वे में फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो फाइनेंस में होने वाले एकदम से जो आपको सरप्राइज मिल जाते हैं लॉस के रिगार्डिंग, आप उससे अपने आप को बचा सकते हैं। हेल्पिंग कोऑर्डिनेशन प्रॉपर वे में कर सकते हैं आप, ठीक है। अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियसली फाइनेंस आपके लिए एक लाइफलाइन है और वो एक मेन सोर्स है आपका। अगर आप प्रॉपर वे में फाइनेंस की प्लानिंग करेंगे तो आप जो है वेस्टेज को रोक सकते हैं, ठीक है। लिंक प्रेजेंट विद द फ्यूचर, ये जो है ऑब्वियसली जो आपका फाइनेंस है वो फ्यूचर के साथ जुड़ा होता है। भले रुपया है हाथ में लेकिन वो रिटर्न देगा आपको आने वाले टाइम के अंदर, तो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। लिंक बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, कितना रुपया बाहर इन्वेस्ट करना है, उसमें क्या क्या जो है क्राइटेरिया इन्वॉल्व होंगे, सब इसके अंदर आता है। फाइनेंसिंग कंट्रोल हम प्रॉपर वे में कर सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग से। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये चीज जो है हमारे पास में फाइनेंशियल प्लानिंग के रिगार्डिंग आती है। तो देखिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसीजर भी होती है, हमें उस प्रोसेस को भी ध्यान में रखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे होंगे तो फाइनेंशियल प्लानिंग के टाइम पे हमें कुछ जो प्रोसेस है उसके लिए ध्यान में रखना होगा। तो उस प्रोसेस में हमारे पास कौन कौन से स्टेप होते हैं उसका हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि हमें जो है ऑब्जेक्ट डिसाइड करना होगा, मकसद कंपनी का फाइनेंस के रिगार्डिंग की, मतलब हमें रुपया जो है कहाँ इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, उस रुपए का मेन ऑब्जेक्ट क्या है वो हमें पहले से ही क्या होगा डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। हमें प्रोसेस के बाद दूसरा स्टेप आता है पॉलिसीज के बारे में, हमारी क्या क्या फाइनेंशियल पॉलिसीज है। देखिए हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज के अंदर क्या क्या आ सकते हैं, क्रेडिट पॉलिसी हो सकती है। क्रेडिट पॉलिसी मतलब हम अपने स्टॉक को उधार में बेचेंगे या कैश में बेचेंगे, क्या हमारी पॉलिसी है, मतलब समझ रहे इस चीज को, क्रेडिट पॉलिसी। या फिर एम्प्लॉइज को देने वाली जो सैलरी है उसकी क्या पॉलिसी है, क्योंकि उसमें भी फाइनेंस का यूज हो रहा है। बजट की हमारी जो है पॉलिसी हो सकती है, बहुत सारी पॉलिसी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो सकती है हमारी, या फिर डिविडेंड देने से रिलेटेड हमारी पॉलिसी हो सकती है। मींस जहां पे भी आप कैश को यूज करेंगे उससे रिगार्डिंग जो है वो पॉलिसी जो है बनानी होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। और लास्ट स्टेप जो है हमारा प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर हमें बताता है स्टेप्स के बारे में कि हमें क्या काम किस तरीके से करना है। जैसे देखिए हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम उधार में माल बेचते हैं, लेकिन उस उधार को रिकवर करने का एक प्रोसीजर होता है कि मान लीजिए आपने किसी को उधार में अगर सेल कर दी है और वो व्यक्ति अगर आपका रुपया नहीं दे रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति को एक नोटिस सेंड करेंगे कि आप उसका रुपया पेड कर दीजिए। फिर भी नहीं मानता है तो उसके पास एक लीगल नोटिस सेंड किया जाएगा। फिर भी नहीं मानता है उसके पास हम थर्ड स्टेप होगा, एक किसी पर्सन को कंपनी का भेजेंगे कि आप जो है हमारे रुपए को पेड कर दीजिए। फिर भी अगर वो पर्सन नहीं मानता तो लास्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि हम कानूनी तौर पे उस व्यक्ति से रुपया रिकवर करेंगे। तो वो क्या है, प्रोसीजर। तो प्रोसीजर जो है वो पॉलिसी से भी ज्यादा क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। तो आपको शायद समझ आया होगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग का जो प्रोसेस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट सेट किए जाते हैं कि क्या मकसद है, देन पॉलिसीज, अलग अलग पॉलिसीज जहां पे हम कैश को यूटिलाइज करेंगे, और इन द एंड हमारे पास जो है प्रोसीजर के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज के लिए हमारे पास में टॉपिक था फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो जो है जरूर ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।